हमारी लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रस्तावना का प्रस्तावना समझने के लिए हमने पूरा शासन समझा था और शासन की शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्वरूप और शक्ति का उद्देश्य। हमने शक्ति का स्रोत और शक्ति का स्वरूप इन दोनों पर तो पहले डील कर लिया है। अब हमारा अगला जो बिंदु रहेगा शक्ति के उद्देश्य। हम शासन को शक्ति क्यों दे रहे हैं, तो शक्ति के उद्देश्य को जानने के लिए जैसे कि हमने पहले समझा ही है कि जो हमारी प्रस्तावना है वो एक दार्शनिक रूप प्रकट करती है हमारी संविधान का। तो संविधान के जो उद्देश्य हैं वो सारे के सारे हमको प्रस्तावना में मिलते हैं। तो प्रस्तावना क्या करती है, शासन को शक्ति के कुछ उद्देश्य प्रदान करती है। उन उद्देश्यों में सबसे पहले हम देखते हैं न्याय। अब न्याय में कौन कौन से न्याय की बात है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। और न्याय को समझने के लिए हम एक प्रयास करेंगे सबसे पहले कि कुछ मानदंड बना देते हैं, कुछ स्टैंडर्ड हैं जिन पे हम अपनी जो जस्टिस सिस्टम है उसको रखने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले महिला सशक्तिकरण, और लैंगिक समानता, समावेशी विकास, सतत विकास। महिलाओं की स्थिति समाज में किस स्तर पर रहेगी, लैंगिक समानता, स्त्री और पुरुष को समाज में बराबर का महत्व मिलता है या नहीं, समावेशी विकास, समाज के अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, अगड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, सवर्ण वर्ग, इस प्रकार से हमारे समाज का जो एक एग्रीगेट जो ग्रुप होता है, समग्र रूप से एक विकास की अवधारणा को समझने के लिए हम समावेशी विकास के साथ न्याय की तुलना करते हैं। सतत विकास का अगर हम सीधे एक शब्द में बोलते हैं तो आज की पीढ़ी के द्वारा किया गया जो उपभोग है वो आने वाली नेक्स्ट पीढ़ी के लिए उपभोग को किस स्तर तक प्रभावित करेगा। अगर वो सकारात्मक प्रभाव दिखा रहा है तो सतत विकास होगा, अन्यथा उसको हम सतत विकास की श्रेणी से बाहर रखते हैं। जैसा कि हमने देखा था ब्रंटलैंड आयोग उसके लिए बनाया गया है और 2030 तक उसके लिए 17 गोल सेट किए गए हैं ग्लोबल लेवल पे, तो उनको अचीव करने का हम प्रयास करते हैं। तो इन्हीं मानदंडों पर हम सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय को समझने का प्रयास करते हैं। न्याय की जब हम सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं, मतलब सामाजिक न्याय का अर्थ क्या बनता है, सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज में इन 4 तत्वों के आधार पर महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, समावेशी विकास और सतत विकास, तो समाज में सामाजिक विकास के क्रम में इन 4 तत्वों को प्राप्त करना वो क्या हो जाएगा, सामाजिक न्याय। अगला हम देखेंगे राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का वही मतलब राजनीति के स्तर पर इन 4 बिंदुओं को हासिल करना क्या हो जाएगा, राजनीतिक न्याय हो जाएगा। अब जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं ना, महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल, लैंगिक समानता का, महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल राजनीति के फील्ड में क्या बनेगा, महिला वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम। और लैंगिक समानता वाला जो मामला है उसके लिए अलग अलग राज्य स्तर पर अलग अलग प्रयास किए जाते हैं। हम देखते हैं ना कि स्पेशल एनजीओ के लिए काम करती है, सरकार एनजीओ को फंड करती है, वो फिर समाज में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करती है, जिससे महिला और पुरुष का एक समानता देखी जाती है। समावेशी विकास, अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला था कि सभी वर्ग को मुख्य धारा में लाना, तो सभी वर्गों को मुख्य धारा में लेके आने का प्रयास राजनीतिक स्तर पर जो किया जाता है उसमें हम देखते हैं कि SC ST के लिए स्पेशल सीट अलॉटमेंट होता है, वो हम इसमें देखते हैं ना, आरक्षण की नीति राजनीति के फील्ड में। जैसे अभी उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो SC के लिए 13 सीटें हैं और ST के लिए 2 सीटें, नानामत्ता और चक्राता वाली। सतत विकास, अब ये वही चीजें हैं, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय मैंने समझाने का प्रयास किया इन बिंदुओं के आधार पर। अगला है आर्थिक न्याय। अब आर्थिक न्याय का मतलब क्या होता है, आर्थिक न्याय का मतलब है कि समाज में सबको अर्थव्यवस्था के स्तर पर, मतलब अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो आर्थिक दृष्टि से सबको इन 4 रूपों में, इन 4 उद्देश्यों को आर्थिक क्षेत्र में प्राप्त करना क्या हो जाएगा हमारा आर्थिक न्याय।
जैसे कि अगर आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो कौशल विकास के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं हैं बहुत सारी जो केवल महिलाओं के लिए है। लैंगिक समानता, अब लैंगिक समानता का अगर आर्थिक पक्ष देखते हैं तो हमारी एक IMF एक रिपोर्ट जारी करती है जिसके अनुसार ये है कि भारत में अगर आर्थिक स्तर पर मतलब GDP ग्रोथ में अगर महिलाओं की भूमिका पुरुषों के बराबर हो जाती है तो भारत की GDP 28% तक हाइक कर सकती है, बढ़ सकती है। 28% हमारी GDP वर्तमान से बढ़ सकती है अगर पुरुषों और महिलाओं की भूमिका GDP में बराबर हो जाए, ये एक भूमिका देखी जाती है। तो इस न्याय को प्राप्त करने के लिए हमारे संविधान में अलग अलग प्रकार के हमको आर्टिकल देखे जाते हैं जो सामाजिक न्याय को देंगे, कुछ राजनीतिक न्याय को देंगे, कुछ आर्थिक न्याय को देने का प्रयास करेंगे। जैसे राजनीतिक न्याय की बात करेंगे तो पंचायती राज में हमको अलग स्तर पर दिखाई देता है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम आपको मैंने बता दिया। आर्थिक स्तर पर आर्टिकल 39 का हम हवाला देते हुए अपनी बात को आगे को ले जाते हैं। और सामाजिक न्याय के लिए तो सरकार रोज ही प्रयास करते आ रही है। आपको एग्जाम्पल बताए हैं हमने, पीछे से जितने एग्जाम्पल लिए हैं उनको हम कनेक्ट करते हुए चलेंगे। अगला हमारा टॉपिक बनता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता भारतीय संविधान प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र करता है, जिसमें सबसे पहले विचार, फिर अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। अब जो विचार है, देखिए ये पूरा एक साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट बनता है कि कोई थॉट कैसे बनता है। आपने अगर देखा होगा, एक स्टिमुलस होता है, एक इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन के बारे में हम गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है, फिर वो हमारे माइंड सेट में उसका पूरा मंथन होता है, उस मंथन के बाद एक हमारा विचार बनता है। तो इस प्रकार विचार क्या है, एक अंतर्मुखी चीज है, मतलब वो हमारे दिमाग के अंदर प्रोसेस होता है। तो आंतरिक विचार का संबंध हमारी आंतरिक भावनाओं से होता है। दूसरा है अभिव्यक्ति। जब कोई विचार इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो वो अभिव्यक्ति हो जाती है। ओके, जैसे कि मेरे मन में आई कि नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। अब मैंने कुछ फैक्ट्स जुटाए जिसमें मैंने ये समझा कि मोदी जी के द्वारा ये जो पॉलिसीज लाई गई हैं, इस आधार पर मैंने उनको क्या कर दिया, मेरे दिमाग में एक अच्छे प्रधानमंत्री बन गए। तो मेरे विचार में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे हैं। अब मैंने किसी अपने दोस्त को बताया कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या है, बहुत अच्छे, उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, उन्होंने भारत सरकार में रहते हुए इन कार्यों पर अपनी सफलता प्राप्त करी। तो अब जब मैं अपने दोस्त को ये चीज बता रहा हूँ तो वो मेरी अभिव्यक्ति होगी। अभिव्यक्ति क्या है, एक बाह्य एक एक्सटर्नल फैक्टर है किसी भी व्यक्तित्व में। तो इन दोनों का होना देखो आप समझ पा रहे हो कि अनिवार्य है। मेरे को आंतरिक रूप से सोचने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी मेरा विचार बन पाएगा। और मेरे को बाह्य रूप से भी जो विचार को प्रकट करने के लिए, जिसे मैं अभिव्यक्ति कहता हूँ, उसकी भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसे समाज को क्या बोलते हैं हम, अनार्किसिज्म कहते हैं ना, अराजकतावादी। जैसे हम देखते हैं ये ज्यादातर पाया जाता है जो समाजवादी देश होते हैं, जैसे रूस है, चाइना है, जहां पर समानता पे ज्यादा फोकस किया जाता है, वहां पर हमको इन कॉन्सेप्ट का महत्व कम दिखाई देता है। अगला है विश्वास। अब विश्वास क्या है, फेथ। एक होता है विश्वास और एक होती है आस्था। अब विश्वास, जब विश्वास की डिग्री थोड़ा बढ़ जाती है तो आस्था हो जाती है। अगर मैं ऐसे समझूं तो देखिए ऐसा संबंध है, ये मेरा आस्था है, इसके अंदर विश्वास होता है। मतलब जब किसी चीज पर विश्वास बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो आस्था बन जाती है। जैसे हम ईश्वर के प्रति देखते हैं, पहले हमको हमारे घर वाले सामाजिकरण के क्रम में हमको बताया जाता है कि, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कृष्ण का, हमको समझाया जाता है कि कृष्ण बहुत अच्छा, उनका व्यक्तित्व इन आधार पर रहता है। हमारे घर वाले हमको उस फैक्ट समझाते हैं, तो वो क्या हो गया, मेरा एक विश्वास हो गया उनके प्रति। और जब मेरा विश्वास मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में उसका हमको यूज देखने को मिलता है तो वो पूरी की पूरी मेरी क्या बन जाती है, आस्था बन जाती है। फिर वो अलग बात है कि मैं अगर कट्टर बन जाता हूँ तो उसके प्रति थोड़ा एक नेगेटिविटी रहती है। तो बहरहाल हमारी ये विश्वास के क्रम में इन चीजों को देखा जाता है। अब ये वही आस्था से ही हमारा अगला टॉपिक कनेक्ट होगा, धर्म। धर्म के बारे में जैसे कि मैं आपको पहले बताते चला आ रहा हूँ, मनुस्मृति में समझाया गया है कि धर्म की परिभाषा क्या होनी चाहिए। धृति क्षमा दम स्त्रेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो ये जो धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, इन आधार पर अगर हम किसी भी समाज की तुलना करते हैं तो वो धार्मिक समुदाय होगा।
मतलब अगर धर्म इन प्रवृत्तियों को ग्रहण करता है तो वो सकारात्मक धर्म के रूप में देखा जाता है। तो हमारे भारतीय संविधान में उन्हीं तत्वों को ग्रहण किया भी गया है। अगला है उपासना। अब उपासना क्या है? जब मैं धर्म को प्रैक्टिकली यूज करता हूँ। ओके, मैं ब्राह्मण हूं, मैंने देखो रोली लगाई है, पिठ्या लगाया ना मैंने, मेरी चुटिया भी है, तो ये क्या दिखा रहा है? मेरी क्या है? उपासना का हिस्सा हो गया। ओके, तो मेरे जो रिचुअल्स फॉलो करने हैं, किसके लिए? धर्म के लिए, उसके भी देखो स्वतंत्रता हमको हमारा संविधान दे रहा है। तो इन चीजों की स्वतंत्रता की बात हमारी प्रस्तावना में की गई है, जो अलग अलग आर्टिकल के द्वारा हमारे अलग अलग उद्देश्यों के लिए हमारे संविधान में लिखी गई है। जैसे कि विचार की बात आती है, आर्टिकल 19 हम देखते हैं, विचार और अभिव्यक्ति के लिए आर्टिकल 19A, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 हमने पढ़ा था। अगला देखो विश्वास, धर्म, उपासना, ये पूरा जो धर्म की स्वतंत्रता वाली बात है हमने पढ़ा था ना, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 तक, तो ये उस चीज की बात कर रहा है यहाँ पे। अगला देखो समता। समता देखो अवसर एवं प्रतिष्ठा की समता की बात है। अवसर का मतलब मुझे अगर कोई सरकारी नियोजन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अवसर। किसी गवर्नमेंट जॉब को अचीव करने के लिए जब मेरे को अवसर मिलेगा तभी तो उसको अचीव कर पाऊंगा। तो वहां पर हमको क्या देखते हैं? हम अवसर की समानता, सबको बराबर अवसर मिलता है। हालांकि हम भारत में क्या देखते हैं? आनुपातिक समानता की बात करते हैं। तो हम एक पॉजिटिव एफर्मेशन कहते हैं जिसको, इनफॉर्मली जिसको मैं आरक्षण कहता हूँ। तो आरक्षण नीति का अपवाद देखते हुए बाकी आपको अवसर के स्तर पर समानता भारत में देखी जाती है। अब आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 15-16 हमने पढ़ा था, सॉरी 16, आर्टिकल 16 इस बात की गारंटी देता है। आपने पढ़ा था, मैंने आपको समझाया होगा। अगला है प्रतिष्ठा। अब प्रतिष्ठा की समता, अब आपको पता है इससे जस्ट पहले जब हम आजाद हुए थे, इससे पहले हम एक कॉलोनियल स्टेटस था भारत का, मतलब भारत उपनिवेश था अंग्रेजों का। अब आपने पढ़ा होगा लॉर्ड डलहौजी, है ना, लॉर्ड बैरन नाइट, ये सब क्या था? फ्यूडलिज्म का एक कॉन्सेप्ट होता है। मतलब वहां पर समाज का स्तरीकरण होता है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल कंडीशन। मतलब अर्थव्यवस्था के आधार पर हम क्या कर देते थे? सोसाइटी का डिवीजन कर देते थे। हालांकि वो हर समाज में अलग अलग रूप में देखा जाता है, लेकिन जो उसका पूरा एक क्रूशियल व्यू था वो हमको यूरोप में ही देखा गया, जो कॉलोनियलिज्म के रूप में हमारे भारत में भी देखा गया। तो कुल मिला के जो एक प्रिविलेज्ड क्लास होती थी, एक अलाइड क्लास बन जाती थी जिसको कुछ विशेषाधिकार होते थे, तो उनको लिमिट करने के लिए हमारे संविधान में प्रतिष्ठा की भी क्षमता की बात की गई है। जो आर्टिकल 17 हम देखते हैं ना, उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, और आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को जो प्रोटेक्ट करने की बात होती है, वो इसी चीज को प्राप्त करने के लिए होती है। आर्टिकल 16 और सॉरी आर्टिकल 17 एंड 18 का यहाँ पर हवाला हम दे सकते हैं। ओके, अगला है व्यक्ति की गरिमा। अब आपने देखा होगा आर्टिकल 21, आई ऑलरेडी मेंशन व्हेन आई टॉक अबाउट द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको समझाया था अलग अलग केसों के माध्यम से कि व्यक्ति की गरिमा कैसे इंपॉर्टेंट होती है ना। मुझे सांस लेने का अधिकार तो है, ठीक है, ये मेरी एक नेचुरल राइट है, ठीक। अब मैं सांस ले रहा हूँ, लेकिन अगर मैं प्रदूषण में सांस ले रहा हूँ तो इसमें मेरी गलती है क्या? ये तो समाज की गलती है ना। तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने का पूरा जो अधिकार देती है हमको हमारा संविधान देता है। जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है क्या है? व्यक्ति की गरिमा, आर्टिकल 21, लिव विद डिग्निटी। तो जीवन जीने की स्वतंत्रता में आर्टिकल 21 का यहाँ पर हम हवाला देंगे, तो व्यक्ति की गरिमा यहाँ पर प्रूव हो जाती है। अब यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं आऊंगा, क्योंकि जब मैंने आपको भाग 3 समझाया था तो एक एक केस में हमने बहुत सारे केस समझे थे ना। MC मेहता केस, उसमें हम पर्यावरण की स्वतंत्रता देखते हैं, हमारा मूल अधिकार है जो वो अगला ये पुट्टा स्वामी केस, निजता का अधिकार हम देखते हैं। तो ऐसे अधिकार हमको ऐसे केसेस के माध्यम से हमने देखा, मेनका गांधी का केस देखा था। तो इन सब चीजों में हमने व्यक्ति की गरिमा को ही समझा था। अगला है देश की एकता एवं अखंडता। अब देखेंगे थोड़ा कि देश की एकता व अखंडता की जो बात आ रही है, अब ये दो कॉन्सेप्ट हैं, देखिए, एक है एकता और दूसरा है अखंडता। एक है एक्सटर्नल फैक्टर, एक है इंटरनल फैक्टर। देखिए, जब मैंने आपको इंडिया समझाया था अपना, ये पॉलिटी की क्लास शुरू करने से पहली क्लास में हम इसी चीज को समझाते हैं कि भारत एक राज्य है, और राज्य की परिभाषा के 4 तत्व हमने समझाए थे। इन 4 तत्वों में सबसे पहले क्या था? सबसे पहले क्या होनी चाहिए? जनसंख्या, एक भूभाग होना चाहिए, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री होगी हमारी, उसमें जनसंख्या होगी, उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट होगी, और सबसे महत्वपूर्ण उसमें एक
सोवर्निटी का कॉन्सेप्ट समझा था। तो इन चार तत्वों को अगर हम देखते हैं, अगर ये चार तत्व किसी भी समाज में पाए जाते हैं तो वो एक राज्य हो जाता है, और राज्य को ही हमने देश बोला था। तो भारत एक क्या था, देश था। फिर मैंने आपको समझाया था कि कोई भी देश राष्ट्र कब बनता है। जैसे कि राष्ट्रवाद की परिभाषा क्लास 9th की एनसीईआरटी में बताई जाती है, अपने देश के प्रति अपनेपन का भाव। जब हम भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो वो क्या हो जाती है, एकता हो जाती है। दैट इज भावनात्मक कॉन्सेप्ट। और भावनात्मक एक आंतरिक संबंध होता है, तो इसका संबंध हमारे आंतरिक भावनाओं से हो गया। ओके, अब अखंडता की बात आती है। अखंडता है हमारी जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उसको न तोड़ने की। तो ये बाह्य संरक्षण की बात करता है। किसकी, बाह्य संरक्षण, मतलब हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री पर कोई फर्क ना पड़े, तो वो अखंडता हो गई। एकता व अखंडता, वो भावनात्मक संबंध है, वो बाह्य संबंध बनता है। अगला है देखिए बंधुत्व। हमने बंधुत्व, आपने अगर देखा होगा तो फ्रांसीसी क्रांति का मेन कॉन्सेप्ट ही यही था, तो हमने इसको फ्रांस से अडॉप्ट कर रखा है। और बंधुत्व का मतलब है हम समाज में भाईचारे को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे ना, सभी को महत्व मिलेगा, सभी का समान अवसर मिलना, ये सब चीजें हमारे बंधुत्व में आती हैं। तो एक ही कॉन्सेप्ट पर हमने अपनी पकड़ बनाने का प्रयास किया है। अब हम थोड़ा सा इसका एक दूसरा एंगल समझने का प्रयास करेंगे। कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था। इसके द्वारा हमारे संविधान में कुछ नए तत्वों को जोड़ा गया था, जैसे एक पंथ निरपेक्षता शब्द। पंथ निरपेक्ष, ये मूल संविधान में नहीं था। यहाँ पे लिखा ना मैंने पंथ निरपेक्ष, जो हमने लास्ट क्लास में डील किया था। तो पंथ निरपेक्ष शब्द हमारे 1976 से ऐड किया गया है। अगला आता है हमारा एकता, अखंडता और बंधुत्व। तो भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता, अखंडता और बंधुत्व, इन तीन तत्वों को हमने बाद में ऐड किया है। अब ये हमारा अभी ये बिंदु नहीं बनेगा, क्योंकि समय की प्रेशर से आपको भी पता है। जहां पे इसका कॉन्सेप्ट बनेगा वहां पे मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ही चीज को डील करूंगा। बहरहाल हमारे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन तीन तत्वों को बाद में ऐड किया गया है। क्यों ऐड किया गया है, वहीं को हम इसको समझ लेंगे। अब देखिए कुछ हमारे विचारक रहे हैं, कुछ राजनीतिक विज्ञान के कुछ चिंतक रहे हैं। उन्होंने इस पूरे प्रस्तावना की आलोचना करी है। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आलोचकों ने हमारे प्रस्तावना को टीथलेस टाइगर बोला है। क्या बोला है, टीथलेस टाइगर, दंत विहीन व्याघ्र, ऐसा करके बोला जाता है। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अब इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी हमारी जो प्रस्तावना है प्रीएम्बल, नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। प्रस्तावना किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अगर हम प्रस्तावना के इसमें जो भी चीजों की बात कही गई है, अगर उसका उल्लंघन होता है तो इस आधार पर हम कभी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। स्पष्ट मेंशन कर दिया, नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। अब आपको एक चीज समझ में आ रही है, इसको दंत विहीन व्याघ्र क्यों कहे। हमने देखो इतनी अच्छी अच्छी बातें करी अभी तक, 2 क्लासें भी ले ली। अब लास्ट में इसमें मैंने क्या बोल दिया कि इन्फोर्सेबल ही नहीं है ना। जब मैंने अच्छी अच्छी बात की तो मैंने उसको पूरा बाघ सिद्ध कर दिया, है ना। एक टाइगर कैसा होता है, पावरफुल, हर चीज में देखो हमने पावरफुल सिद्ध कर दिया अपनी कंट्री को। अब लास्ट में जब वो शिकार करेगा, मतलब जब वो इम्प्लीमेंट करेगा, तो हमने इसको नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट कर दिया। तो इसका मतलब उस बाघ का दांत ही नहीं है। तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनता है कि हमारी प्रीएम्बल क्या है, टीथलेस टाइगर है। ऐसा कॉन्सेप्ट हमको बताया जाता है विचारकों के द्वारा। आलोचक होते हैं अलग अलग क्षेत्र के, तो राजनीतिक जो चिंतन के भी आलोचक हैं उनके द्वारा इसको दंत विहीन बाघ की अवधारणा के साथ समझाया गया है। अब एक छोटी सी चीज, अब प्रस्तावना को पूरा ही कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक छोटा है कि जो हमारी प्रस्तावना है, इसको थोड़ा सा यहीं पे मैं कंप्लीट करना चाहूंगा। छोटा सा टॉपिक बनता है कि हमारी जो प्रस्तावना है इसमें 2 चीजें समझनी होती हैं कि प्रस्तावना से रिलेटेड एक लास्ट टॉपिक है, बस यहाँ पे एंड हो जाएगा। इसमें 2 चीजें, संशोधन
और संविधान का भाग, संविधान का भाग, इन दो टॉपिक पर हमेशा सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग जो विवाद आते हैं उनमें अलग अलग हमको डिसीजन दिखाई देते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, और प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। पहला विवाद जैसे कि हमने सारे केस समझे थे, जो हमारी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में जो हमने डिस्प्यूट देखा था उसी से रिलेटेड सबसे पहला विवाद कौन सा देखा था हमने, शंकरी प्रसाद। तो शंकरी प्रसाद वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है और प्रस्तावना संविधान का भाग भी नहीं है, ये सिद्ध कर दिया था। इन दो आधारों को नेगेटिव प्रूफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कौन से वर्डिक्ट में, शंकरी प्रसाद के। लेकिन आगे जब हम केशवानंद भारती केस को समझते थे, केशवानंद भारती मामला, तो इस केस में अपना पूरा वर्डिक्ट चेंज करते हुए प्रस्तावना को संविधान का भाग भी माना है और उसमें हम संशोधन भी कर सकते हैं। बट यह है कि अगर प्रस्तावना में कोई ऐसा एलिमेंट है जो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रहा है तो वहां पर जरूर सुप्रीम कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करेगी और उसको उस बिंदु तक अनवैलिड करेगी जो आर्टिकल 13 की क्लॉज 1 और 2 में हम देखते हैं। तो ये हमारा पूरा मामला था प्रस्तावना से रिलेटेड। तो हमारी प्रस्तावना देखिए कहाँ से शुरू हुई है। शासन को समझने के लिए प्रस्तावना है। शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्वरूप, बाहर से देखने पर हमारा भारत ऐसा दिखाई देगा, अंदर से जब जाएंगे तो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रयास देखे जाते हैं। तो ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम कार्यपालिका पढ़ेंगे। ओके, कार्यपालिका में सबसे पहले हम राष्ट्रपति को डील करेंगे। ये हमारे भाग 4 तक हो गया ना, भाग 4 तक हो गया डीपीएसपी तक। अब भाग 5 में हमारे संविधान का भाग 5 देख के आना कल, और उसमें हम कार्यपालिका का प्रथम संघ की कार्यपालिका के बारे में डील करेंगे। ओके।